आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। यादें शास्त्री जी की। आइए सुनते हैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी से की गई यह बातचीत की है नीलम मलकानिया ने। नमस्कार सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नीलम मलकानिया का आपको प्यार भरा नमस्कार। आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं एक बेहद विशिष्ट व्यक्तित्व। आप ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में बहुत कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ आज आपसे ही जानने का प्रयास हमारा रहेगा। आप एक बैंक अधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, राजनेता हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी पहचान आपके साथ जुड़ी हुई है जिससे पुनः पुनः आपके प्रति सम्मान दर्शाने का मन करता है और पुनः पुनः स्नेह जो है वो आप तक पहुंचता है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आप सुपुत्र हैं सुनील शास्त्री जी। सुनील जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी बातें तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष आपसे जानने का प्रयास हमारा रहेगा। आपने एक लंबा जीवन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बिताया है। समाज के लिए कुछ कर गुजरना और समाज को कुछ देना, ये धरोहर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी से विरासत में मिली। तो ये बताइए कि ये जीवन के जो अलग अलग पड़ाव आपके रहे, बैंक के प्रबंधक रहे हैं, फिर साथ में आप कवि हैं, लेखक हैं, आपने दूसरों को प्रेरित करने के लिए मैगजीन भी शुरू की। ये जो अलग अलग पड़ाव हैं, इस पूरी यात्रा को आज आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं केवल राजनीति में ही नहीं आना चाहता था जी। मैं हर बातों को समझने की चेष्टा करता था कि कैसे लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं, समाज में कहाँ किस जगह पर खड़े हैं, कहाँ पर पहुँचे हैं जी। तो ये सब का एक अध्ययन करता था मैं जी। और अध्ययन करने के बाद मुझे इस नतीजे पर पहुँचा कि क्यों ना इन लोगों के बारे में भी कुछ मैं लिखूं, कुछ करूं। तो इसलिए मैंने एक मैगजीन जो आपने कहा है बिल्कुल लेगेसी इंडिया जी, उसके बारे में मैंने सोचा और मैं तो ये कहूँगा लेकिन लोग ज़्यादा समझते हैं जो वो समझेंगे और बताएंगे कि मैंने तो एक अच्छा प्रयास किया लेगेसी इंडिया का और मैंने निकाला और बहुत लोगों ने उसकी सराहना की, प्रशंसा भी की और मुझसे कहा। और आज भी बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आपने साहब मैगजीन बंद क्यों कर दिया जी। तो ये बात बिल्कुल मैं आज भी सोचता हूँ कि आज ये प्रश्न बिल्कुल सही पूछते हैं क्यों बंद कर दिया। बंद कर दिया हमने क्योंकि समय नहीं के लिए था, टीम में हमारी सही थी, अच्छी, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि और ज़्यादा उसमें मेहनत की आवश्यकता थी जो मैं उस समय नहीं कर पा रहा था क्योंकि अपनी राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा व्यस्त रहा जी। तो अब मैं सोचता हूँ कि क्यों ना फिर से एक दूसरी मैगजीन निकालूं जी। और मैगजीन का शीर्षक मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ तो अब मैं यही सोचता हूँ तब का भारत जी। ये टाइटल करें कि जिस समय ये महान लोग थे, महान नेता हमारे थे जिन्होंने देश का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने देश को सब कुछ दिया, आज क्यों ना हम उन सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखें और लोगों तक पहुंचाएं। तो ये इसलिए तब का भारत मैं चाहता हूं कि टाइटल उसका रखें और प्रयास करेंगे कि लिखेंगे। अगर मुझे सफलता मिल गई तो आपको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। हम तो बल्कि ये चाहेंगे कि अगर हम इसमें कुछ मदद आपकी कर पाएं तो आकाशवाणी परिवार हमेशा इसके लिए उपस्थित है, तत्पर है। जैसे कि आपने बात की तब का भारत, तो तब का भारत उन लोगों ने बनाया जिनसे हमें आज भी प्रेरणा मिलती है, जिनके जीवन के विविध प्रसंग जब हम तक पहुंचते हैं तो वो कभी तो हमारे पास हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पहुंचते हैं, कभी हम पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं और कभी सहज ही कोई प्रेरक बात हमें बता रहा होता है तो अलग अलग व्यक्तित्वों का नाम लेकर हमें प्रेरित करके चला जाता है। आज जब आप यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं
तो हम चाहेंगे कि कुछ इस तरह के संस्मरण आप हमसे जरूर साझा करें, जो आपकी आने वाली पत्रिका तब का भारत का हिस्सा तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। जब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, पूरा देश स्नेह करता था, पूरा देश सम्मान करता था उनका, और प्रेम से भैया जी, बाबूजी उन्हें पुकारता था। तो देश के प्रधानमंत्री घर में एक पिता के रूप में सुनील शास्त्री के लिए कैसे थे? मैं बहुत जब छोटा था जी। शास्त्री जी उस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, गोविंद वल्लभ पंत जी के मंत्रिमंडल में जी। तो उस समय मुझे याद है घटना कि मैं बाबूजी को बहुत देर में लौटते थे दफ्तर से देर में आते थे। तो एक बार हमारे अम्मा से मैं पूछा कि अम्मा बाबूजी ने खाना खाया? उनका वो आया नहीं अभी तक दफ्तर से, तो अभी खाना कहाँ खाएंगे बेटा, अब खाएंगे जी। अब आएंगे। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि अम्मा इतनी देर तक जगी हैं और उनके लिए इंतजार कर रही हैं, और क्यों ना ये बाबूजी अभी तक लौटे दफ्तर से। तो मैं बाहर खड़ा रहा जी। और देखता रहा कि कब आते हैं। जब बाबूजी आए तो गाड़ी से उतरे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया जी। और मैंने कहा कि अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आइए इधर आइए, आपको मैं मिलाता हूँ एक व्यक्ति से। तो मैं उनको हाथ पकड़कर ले गया और जो गेट पर सिपाही खड़ा था वहाँ, तो उसको जाकर मैंने कहा ये हैं जिनके बारे में मैं शिकायत करने आया हूँ, इनको पकड़ लीजिए आप। उनसे आपने पिताजी की शिकायत पुलिस मंत्री के बेटे ने पुलिस का ही धमकी दी जी। मैंने ही धमकी दी उस समय। तो बाबूजी बहुत घबरा गए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और फिर मुझे प्यार करके कहा नहीं ऐसा नहीं है, कल से मैं जल्दी आऊँगा। तो मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि एक बच्चे बचपन में छोटे होने के नाते उस समय भी पुलिस का डर था मुझे और मैं जानता था, और पुलिस से अगर कोई डरता है तो क्यों ना हमारे बाबूजी भी डरेंगे, और जब डरेंगे तो अपने आप को सुधारेंगे। तो इस तरह से एक मन में आया। तो आज भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज भी समाज में पुलिस का डर है, भय है। अब पुलिस के अधिकारी लोग, पुलिस के कर्मचारी कैसा काम करते हैं ये डिपेंड करता है, लेकिन ये इस पर ज़्यादा अगर जो नेतृत्व कर रहे हों उनको अगर सही रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा दी जाए और सही तरीके से वो देश के लोगों को बातचीत करें, उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, तो मैं समझता हूँ कि देश के हित में होगा और समाज के हित में होगा। जी, यानी पुलिस बल जो है उसमें जितने भी उच्चाधिकारी हैं तो उनका ये दायित्व है कि वो सही मार्गदर्शन करते रहें पूरे बल का। जी, और इतनी सहजता भी हो कि एक बच्चा जाकर अपनी बात रख सके, वो भय ना हो बीच में। जी, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग आपने बताया। हम चाहेंगे कि और इस तरह की बातें आप हमसे साझा करें कि हम पत्र पत्रिकाओं में बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो एक तस्वीर उनकी बहुत ज़्यादा सबके बीच पहुंचती है कि वो हवाई जहाज़ से कहीं जा रहे हैं और बहुत सारा ढेर फाइलों का वहाँ पर रखा है, तो उस यात्रा में भी वो काम करते हुए जा रहे हैं। तो क्या आपने घर में उन्हें देखा इस तरह से कि वो लगातार घर में तो हैं लेकिन फिर भी अपने काम में व्यस्त हैं? जी, बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि बाबूजी के अंदर कभी कोई समय का उन्हें नहीं रखते थे जी। उनको जिस समय मिलता था वो हमेशा सरकारी काम देखना चाहते थे और करते थे। मुझे याद है कि एक बार करीब 20-21 दिन हमारे निकल गए और हम बच्चों के, हम भाइयों के, और बाबूजी से बात ही नहीं हो रही है हम लोग की। एक कमरे में वो, दूसरे कमरे में हम लोग, लेकिन फिर भी 20-21 दिन गुजर गए और हमारी उनसे बात नहीं हुई। तो मैंने बाबूजी को अपने बड़े भाई अनिल भैया से और छोटे वाला अशोक भाई से कहा मैंने कि मैं तो भाई बाबूजी से अब बात करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं बात मत करिएगा, बाबूजी नाराज हो जाएंगे। तो मैंने कहा नाराज हो चाहे कुछ हो, मैं बेटे के हैसियत से उनसे बात करूंगा। और मैं दूसरे दिन सुबह इन द मॉर्निंग उठा और तैयार होने के बाद मैं कहीं गया नहीं, सीधे बाबूजी के कमरे में गया जी। और बाबूजी से मैंने कहा कि कैसे बाबूजी हैं आप हमारे, कैसे पिता हैं आप हमारे, कि पूछते भी नहीं
कि सुनील तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, जी। तुम आजकल क्या करते हो। हाँ। कोई पता ही नहीं करते, आप पूछते हम आपके बेटे हैं, आपको करना चाहिए, हमारा पूछना चाहिए। तो बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गए कि बेटा बहुत नाराज है। बड़े प्यार से उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस देश के लोगों ने मुझे एक ऐसे ओहदे पर जा बैठाया है, इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, जी। इस देश का मुखिया बना दिया है। मेरा परिवार अब केवल तुम 4 लड़कों और 2 लड़कियों तक सीमित नहीं है, जी। पूरा देश मेरा परिवार है और उसकी देख रेख करना मेरा फर्ज और कर्तव्य है। बाबूजी ने कहा, मैं तुरंत गहरी सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि शायद बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने बाबूजी से ऐसा सवाल क्यों किया। बाबूजी तो आज सही में देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। जी। तो उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं उस समय 15-16 का था। जी। तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि बाबूजी से, लेकिन ये हिम्मत नहीं हुई कि क्या कहूँ आगे। मैंने बस बाबूजी के प्रणाम किया, मैंने हाथ उनको ऐसे हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, बाबूजी मैं ये कहूँगा कि मेरे समझने में गलती हुई और मैं आपको समझ नहीं पाया। आपके मन में जो देश के प्रति प्रेम, देश के लोगों के प्रति प्रेम है, ये देखकर मैं ये समझता हूँ कि हम सबको आज देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। जी। और शायद यही जो धारणा है वो आपके मन में और गहरी होती चली गई और आप फिर बाद में सामाजिक कार्यों से जुड़ते चले गए। जब आप छोटे थे उस समय घर में किन लोगों का आना जाना था, और जब आते थे घर में लोग तो कैसा माहौल होता था, क्या खान पान, कैसे उनकी आवभगत की जाती थी? बाबूजी बहुत सरल व्यक्ति थे जी। और अम्मा वे कोई कमी नहीं थी। अम्मा उनको पूरा सहयोग देती थी, उनका साथ देती थी और बड़ा अच्छी तरह से एक दूसरे को समझते थे। अम्मा और बाबूजी एक दूसरे को समझते थे। तो मुझे याद है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता था तो बाबूजी हम लोगों को बता देते थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति थे भारत के, तो वो आते थे तो बाबूजी बता देते थे। जैसे जयप्रकाश नारायण जी आए तो वो भी बाबूजी ने हम लोग को बताया। तो जब बताया तो बताने के साथ ये कहते थे कि बेटा ये इतने महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका आशीर्वाद नमस्कार करके नहीं, पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेने की चेष्टा करो और कोशिश करो कि उनके नज़दीक जितना हो सको रहो। तो मुझे याद है कि जब राजेंद्र प्रसाद जी आते थे तो हम लोग पैर छूते थे उनका और आशीर्वाद लेते थे। इसी तरह जयप्रकाश नारायण जी जब आए और भी बहुत महान लोग आए तो सबका बाबूजी ने हमेशा कहा कि बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो। अगर बड़ों की इज्जत करोगे, सम्मान करोगे तो तुम्हारा भी सम्मान लोग करेंगे। तो ये एक समझाने का तरीका था एक। और मैं मानता हूँ कि बाबूजी प्रधानमंत्री रहते हुए भी इतना सोचते हैं छोटी छोटी बात। कैसे मैं मानूं कि वो हमारे पिताजी नहीं, वो तो हमारे पिताजी 101% नहीं, 1000 टाइम्स आज सोचेंगे कि उन्होंने किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हम लोग को जो आगे बढ़ाने का किया काम। उनकी मृत्यु जल्दी हुई, हम तो केवल 16 साल के थे जब उनके देहांत हुआ ताशकंद में। लेकिन बाबूजी का प्यार हम लोग के प्रति एक सच्चा प्यार था और वो हमेशा समझाते थे, हमको चाहते थे कि हम लोग बढ़ें। और उन्होंने इसीलिए कहा कि मेरा परिवार तुम 4 लड़कों और 2 लड़कियों तक सीमित नहीं है, पूरा देश मेरा परिवार है। तो आज ये बात को मैं जब सोचता हूँ तो मैं मानता हूँ कि सही में आज बाबूजी ने पूरे देश को अपना परिवार माना, क्योंकि आज भी बाबूजी को जितना देश के लोग मानते हैं शायद उतना परिवार के लोग नहीं मानते। जी, जैसा कि हमने कहा कि हमारी पीढ़ी भी जो उन्हें देखने से तो वंचित रह गई, लेकिन उनके प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से वो हमारे इतने निकट प्रतीत होते हैं कि ऐसा लगता है कि उन पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उनके परिवार का रहा और जितना उस वक्त देशवासियों का रहा होगा। शास्त्री जी से जुड़ी हुई उपवास की एक घटना हम बार बार सुनते हैं। कैसे उन्होंने पूरे देश की एक तरह से कहें कि अगुवाई की,
उपवास रखने में, और देश में हमारे जब गेहूं की उपज कम होती थी तो किस प्रकार से उन्होंने उस समय मार्गदर्शन किया देश का, मैं चाहूंगी कि ये प्रसंग भी आप हमारे साथ जरूर साझा करें। ये इसमें बड़ी मजेदार बात आपने कही है, पहले भी कहा है मैंने और मैं कहूँगा, खुल के कहूँगा कि लोगों को मालूम तो होना चाहिए जी। जब देश के अनाज की कमी थी तो उन्होंने कहा, हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी से जी। पूछा कि भाई इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि साहब हम थोड़ा सा समय लगेगा, हम बताते हैं फिर आपको। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद उन्होंने बाबूजी को बताया कि अगर देश में हर परिवार से लोग जो हैं एक दिन पूरे हफ्ते में नहीं, वाला एक दिन हफ्ते में जी। खाना ना खाएं रात्रि के समय, तो हम लोग इस अनाज के संकट से लड़ाई लड़ सकते हैं और जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। तो बाबूजी के ऊपर जब यह बोला तो बाबूजी ने कहा कैसे होगा बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि हर परिवार में से लोग आगे आए और एक समय का भोजन छोड़ें जी। तो बाबूजी ने कहने से पहले लोगों से उन्होंने परिवार पर इस बात को लागू किया जी। और उन्होंने हम लोग को सबको कहा कि आज हम लोग सब बैठकर एक साथ खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। हम लोग बड़े खुश थे और बाबूजी के साथ कम मिलता था मौका ऐसा, तो हम लोग को मिला मौका तो हम लोग बैठ गए। और मुझे तो बाबूजी ने अपने बगल में बैठा लिया, जानते थे कि मैं जरा ज़्यादा सोशल आदमी हूँ, घूमता हूँ जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इससे बात करना होगा ज़रूरी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे हम सोच रहे हैं कल से एक हफ्ते तक रात्रि के समय भोजन नहीं बनेगा घर में। तो मैंने कहा क्यों बाबूजी? तो उन्होंने कहा कि बस कुछ करना है, सोच रहा हूँ तो करो। तो हमने कहा कि ठीक है, आप कहेंगे तो हम करेंगे। उन्होंने कहा मैं तुमसे ज़्यादा सुनील, तुमसे बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे और तो मैंने कहा बिल्कुल मैं मानूंगा आपकी, और एक हफ्ता नहीं खाएंगे। आपने कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने इसलिए मुझसे पूछा कि वो जानते थे कि मैं रोज़ कहीं ना कहीं चला जाता था दोस्त मित्रों के यहाँ। तो सोशल, मैंने कहा ना आपने ज़्यादा था मैं, तो मैं चला जाता था तो लोग कहाँ खाता था। तो कहा कि सुनील को पहले रोको कि कहीं जाए ना बाहर, तो एक हफ्ते पूरा। तो एक हफ्ते तक पूरा शास्त्री परिवार बिना रात्रि में बिना भोजन के सोआ। बच्चों लोग जो छोटे थे, छोटे और थे, उनको थोड़ा सा दूध फल वगैरह से दे दिया, लेकिन बाकी सब लोग बिल्कुल उपवास किया। तो जब एक हफ्ता हो गया उसके बाद बाबूजी ने ये सोचा कि जब मेरा परिवार एक हफ्ते तक बिना अनाज के रह सकता है, अन्न के रह सकता है, तो हफ्ते में केवल एक दिन, अगर हम सोमवार के लिए कहें एक दिन रात्रि में भोजन ना करें लोग, तो उसको अपील कर सकता हूँ जी। तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल गांधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप में उन्होंने, बाबूजी ने इसको अपनाया और उन्होंने एक हफ्ते तक हम लोगों को भूखा रखा। और फिर देश के लोगों से जब अपील किया तो पूरा देश खड़ा हुआ और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। एक छोटे से छोटे ढाबे वाले ने, चाय की दुकान ने अपना सोमवार को शाम को अपना दुकान बंद कर दी, अपने कुछ कर दिया। कहीं पर भी किसी ने अनाज का प्रयोग नहीं किया, अन्न का प्रयोग। तो इस तरह से वैसे बड़ी भारी एक संकट से हमारा देश उभरा जी। और हम लोगों ने फिर बाबूजी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो जय जवान का जहाँ उन्होंने जय जयकार किया, वहीं जय किसान की क्या, क्योंकि उनका कहना था जवान तो हमारे सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से किसान जो हैं वो देश के अंदर जो हमारा दूसरा संघर्ष एक चल रहा है, दूसरी लड़ाई चल रही है भूखमरी के खिलाफ, उसके खिलाफ अगर कोई हमारे लिए लड़ता है तो किसान लड़ता है। तो जवान का अगर हम जय जयकार करेंगे तो इसी तरह हम जय किसान की भी जय जयकार करेंगे। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और ये बात बिल्कुल सच ही निकली कि उन्होंने जो कहा, तो आज देश में लोगों ने अपने छोटी ज़मीनों पर भी अपने खेती की, उन्होंने फल को उगाया, सब्जियों को उगाया, क्या नहीं किया। और इसके तो बावजूद उदाहरण है उनके। तो अब देखें हीरा मोती जो हल थे, वो जब बाबूजी ने उसी से हल चलाकर अपने प्रधानमंत्री आवास का एक हल, जहाँ पे हरे
भरी घास थी उसको हटाकर उन्होंने वहाँ पे खेती की बात जी। तो उन्होंने प्रेरणा भी लोगों को बहुत दी। अपने पूरे जो भी करना चाहिए था उन्होंने करा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा भारी योगदान जी बिल्कुल। हम स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, लेकिन ये जो एक तस्वीर बदली उसके पीछे इस तरह का त्याग और समर्पण था, ये भी सभी को याद रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जैसे आपने बात की कि स्वयं खेती की शुरुआत उन्होंने कर दी थी और सादा जीवन उच्च विचार का जीवंत उदाहरण माने जाते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो कुछ बताइए कि किस तरह का परिधान अक्सर धारण करते थे। और हमने ये सुना है कि जब विदेश जाते थे तो कई लोग ऐसा कहते थे कि आप विदेशी वेशभूषा जो है वो पहनिए, क्योंकि विदेशों में हम जाएंगे तो कैसे वो भारतीय वेशभूषा जो है पारंपरिक उसमें सहज थे और बेहद प्रभावशील भी लगते थे। ये ज़रूर आप हमारे साथ साझा कीजिए। मैं कहूँगा कि बाबूजी बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत शानदार व्यक्ति थे। मैं कैसे उनको डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि बाबूजी के लिए शब्द नहीं ढूंढ मिल पाते कि कैसे उनका विश्लेषण किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि किस तरह के आज इतने सरल और सादे तरीके से। मुझे याद है एक छोटी सी घटना, वो नहाते थे जब हमारे प्रधानमंत्री जब थे तो नहाते थे। नहाने के बाद जब आते थे तो अपनी तौलिया और सब तो खुद लेके आते थे, वो तो फैलाते थे जी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, सोप केस साबुनदानी लेकर आते थे बाहर। जी। मैं सोचता था कि बाबूजी ये साबुनदानी क्यों लाते हैं, क्यों सोप केस क्यों लाते हैं। जब सोप केस को लाते थे तो मैं देखता था कि बाबूजी से जाकर धूप में, जहाँ जिधर धूप आ रही है उधर थोड़ा सा उसका पानी निकाल के उसके ऊपर ऐसे रख देते थे दीवार से सटा के जी। और तो मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो क्या है, इसको यहाँ क्यों रख रहे हैं और रहेगा वहाँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर अंदर बाथरूम में रहेगा तो गल जाएगा, पानी निकाल देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ तो सूख जाता है जल्दी, तो फिर मैं रख देता हूँ तो कितने दिन हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इतनी छोटी सी बात, प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी वो सोच रहे हैं। किफायत शायद इसी भाव से थी कि मेरा पैसा नहीं है, देशवासियों का है जो कुछ है, मुझे इसे इसका सदुपयोग करना है। करेक्ट जी। हाँ, ये ज़रूर बताएं कि आपके शिक्षकों का क्या रवैया था आप सबके प्रति जब आप विद्यालय जाते थे। हमारे जो छात्र हैं इनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसा भाव उनके मन में रहता था आप लोगों के प्रति। जो टीचर्स थे बहुत बाबूजी के सम्मान करते थे, इसलिए हम लोग के प्रति उनका रुख जो होता था हमेशा ज़्यादा प्रेम का होता था, अच्छा स्वभाव उनका होता था जरूर। लेकिन पढ़ाई में हमको नहीं छोड़ते थे। अगर हम पढ़ते नहीं थे तो टीचर्स हमारे को ज़रूर डांटते थे, हमको ज़रूर समझाते थे कि पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता था कि हम प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो हम कुछ उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं ना, नहीं उठा सकते। और सही मायने में पूछे तो छोटे बचपन में तो मन करता ही था कि भाई हम निकल जाएं और स्कूल से और वापस कहीं चले जाएं, तो लेकिन अलाउड नहीं था हम लोग को, बिल्कुल नहीं माना जाता था और कहा जाता था कि नहीं आपको करना है, आपको। तो टीचर्स का तो बिहेवियर बहुत अच्छा होता था सबसे, मेरे ख्याल सब बच्चों से होता था उनका। कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के बच्चे और उनको फ़र्क नहीं नजर आता था, बच्चे हम लोग बच्चे थे सब। और बाबूजी ने भी इस बात को हमेशा हम लोग के मन में डाला कि बेटा तुम्हारा ये मत सोचो कि तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो तो तुम सब कुछ हो। तो बाबूजी का भी कहना बहुत असर करता था। तो हम लोग सिंपल रहते थे। मुझे याद है कि एक बार हमने गाड़ी ले ली थी प्रधानमंत्री की और चलाया था गाड़ी और चले गया, जबकि हमारी एज भी नहीं थी, हम लोग 16 ईयर के थे, हमें 16 साल का, तो कहाँ लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था। तब भी हम एक इम्पाला शेवरलेट को ले गए और मित्रों के यहाँ गए, खाना वाना खा के आए, तो लेट हो गए थे। तो लेट होने के बाद जब पहुँचे कोठी में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ से देखा कि भाई पूछा कि बाबूजी आ गए, उनका हाँ आ गए। तो हम पीछे के रास्ते से, रसोई के रास्ते से अंदर आए
जी। क्योंकि सामने से घंटी बजाते तो आवाज आती। जी। तो हम लोग पीछे के रास्ते से आए तो देखा कि अम्मा थाली लगा रही हैं बाबूजी की। तो बाबूजी का खाना क्या था, लौकी की सब्जी, दाल, मूंग की दाल और रोटी, इस तरह का खाना था उनका। तो खाना लगा रही थी। तो हमने कहा कि बाबूजी आ गए हैं, अब आए हैं इतनी लेट। तो उन्होंने कहा आए हैं, तो उन्होंने पूछा तो नहीं हम लोग के लिए कि हम लोग कहाँ हैं। उन्होंने कहा नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अम्मा अब पूछे भी तो बताइएगा नहीं कि हम लोग देर से आए। तो उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा इसलिए कि बहुत लेट हम लोग को नहीं बनाना चाहेंगे बाबूजी को। जी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है बेटा, मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं। अगर उन्होंने पूछा तो मैं तो सच बताऊंगी कि तुम लोग देर से आए, और अगर नहीं पूछा तो नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं करूँगा। तो ऐसा कर लिया। तो चले गए बाबूजी, वो अम्मा के कमरे में गई वहाँ। उसके बाद हम लोग अपना सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जी। तो जब खटखटाया तो मैंने कहा थोड़ा सा तेज आवाज में कहा, स्वर में, कि मैं कल देर से आया था रात में, अभी सो रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खोलता हूँ। मैं सोचा कि शायद कुछ आया होगा कि दूध या चाय लेना हो, कुछ लेना चाहे तो उसके लिए। फिर 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद फिर खटखटाया। तो जब खटखटाया तो मैं गया जरा गुस्से में कि अपना रजाई हटा के गया, जब खोला दरवाज़ा, तो दरवाज़ा खोला तो मेरी तो ज़मीन ही खिसक गई नीचे से। मैंने देखा कि बाबूजी खड़े हैं सामने। जी। तो घबरा गया मैं तो बहुत। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो गया। मैंने कह दिया बाबूजी से किस देर। तो बाबूजी कहा कि कहाँ से चाहे थे? तो तुम लोगों ने जो गाड़ी ली थी, छोटी मांगी थी मुझसे, तो मैंने दे दिया। वो तो पेड़ के नीचे खड़ी थी। और उनको सब मालूम था, लेकिन उन्होंने पूछा हमसे, पेड़ के नीचे खड़ी थी वो, तो तुम तो आ गए थे पहले हमारे से। हमने कहा नहीं बाबूजी, हम लोग सरकारी गाड़ी ले गए थे। तो कौन सी गाड़ी? मैंने कहा वो इम्पाला शेवरलेट। का अच्छा, तो बड़ी गाड़ी चलाने चाहने लगा है। तो अच्छा ऐसा करिए, आइए अभी हम लोग के साथ बैठ के बात करेंगे, वहाँ पूछ भी लेंगे, चाय पियेंगे, कुछ बैठ के बात करेंगे। पीछे जाकर बैठ गए हम लोग। उसके बाद उन्होंने कहा सुनील, मुझे पकड़ा, समझ जानते थे कि मैंने किया है गाड़ी। जी। तो उन्होंने कहा सुनील ऐसा करो, तुम जाओ और ड्राइवर रामदेव जी को, ऐसे नाम लेके बोलते थे, जी लगाते थे, रामदेव जी, ड्राइवर नहीं, रामदेव जी को बुलाओ और कहो कि बाप मैंने बुलाया है। तो मैं गया सरवन क्वार्टर में, उनको बुला के लेके आया रामदेव जी को। और जब रामदेव जी आए तो बाबूजी ने पहला सवाल किया कि आप लॉग बुक मेंटेन करते हैं? तो मैं कहा जी हाँ करता हूँ। तो देखो लिखो कितना कितना किलोमीटर चलाया लोगों ने, कितना गाड़ी चलाई। तो उसने कहा कि साहब 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो उन्होंने कहा लिखो 14 किलोमीटर, निजी प्रयोग, और सुनील के दस्तखत कराओ बगल में। उन्होंने रियलाइज कराया मुझे कि मैंने कुछ गलत काम किया है। तो उन्होंने अनिल जी को और दूसरों को नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने लिखा उसने निजी प्रयोग और मेरे दस्तखत लिए। और दस्तखत लेने के बाद कहा कि आप जाइए और मैं सुनील को बताता हूँ। तो मुझसे कहा कि सुनील, अम्मा जब आ जाएं तो अम्मा को कहना कि सहाय साहब जो निजी सचिव थे उनसे कहेंगे कि 14 किलोमीटर की गाड़ी का प्रयोग मैंने किया है। तो उसके हिसाब से कुछ समय पता नहीं 40-50 पैसा कुछ ऐसा होता था। तो कहा कि 14 किलोमीटर का जो भी हो पैसा वो सरकार के खजाने में जमा करा देंगे, वो कह देंगे कमा कर देंगे, क्योंकि निजी प्रयोग के लिए था, हमारा नहीं था। तो मैं कमरे में आके बहुत रोआ। मैंने सोचा बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से जीवन में, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं बहुत रोआ, लेकिन रोने के बाद फिर हमने वो 14 किलोमीटर का जो सरकारी था वो पैसा भी जमा करवाया अम्मा से कह के। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतना डिवोटेड, पूर्ण रूप से समर्पित देश के प्रति कोई व्यक्ति अगर हो सकता है तो मैं अपने पूजने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी को ही देखा मैंने, समझा।
और यही मूल्य हैं शायद जिसे देश बार बार याद करता है, आवाज करता है। और यही मूल्य हमें प्रेरित भी करते रहे हैं। आपने बचपन में सोचा था कभी कि आप भी राजनीतिक जीवन का हिस्सा होंगे? क्या राजनीति को लेकर, जो तत्कालीन हालात थे उनको लेकर आप अपने पिताश्री से बातचीत करते थे, आपसे संवाद होता था? बाबूजी जानते तो थे जी। कि कुछ मेरा मन है राजनीति में आने का, ये कुछ सोचते होंगे, जो सोचते होंगे बाबूजी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि मैं ज़्यादातर जब बाबूजी लोगों से मिलते थे जी। तब मैं ज़रूर पहुंच जाता था वहाँ देखने के लिए कि कैसे बाबूजी मिलते हैं, जो करते हैं। तो समझते थे, जानते थे कि शायद सुनील के भी मन में है कभी, तो इसलिए कहते थे कि आओ आओ बैठो देखो चलो। एक बार होली का त्यौहार था और मुझे याद है कि लोग भीड़ आई थी लाल बहादुर शास्त्री जी को होली खेलने के लिए, उनके लिए साथ। तो सबको बाबूजी गुलाल लगा रहे थे, सबको प्यार कर रहे थे, गुजिया खिला रहे थे, सबको कर रहे थे। तो उसके बाद मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि सुनील मैं देख रहा हूँ बहुत देर से वो पेड़ के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो क्या बात है, उसको कोई कौन है वो, देखो जाके देखो। तो मैं गया वहाँ, देखा तो वो हमारा जो सफाई कर्मचारी था वो खड़ा था जी। तो जब खड़ा था तो मैंने उससे कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आइए बाबूजी आपको बुला रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, मैं देख रहा था होली सब कैसे खेले, तो कहा नहीं बाबूजी आपको बुला रहे हैं आइए। तो उसको लेकर मैं आ गया वहाँ, वो हाथ में मुट्ठी ऐसे बंद करे हुए, मुट्ठी बंद करे हुए वो घबरा के धीरे धीरे आ रहा था। तो बाबूजी कह रहे कहाँ आप रह गए थे वहाँ भाई, आइए गुजिया लीजिए, रंग ले। उसने क्या किया कि मुट्ठी दोनों बंद को उसने बाबूजी के पैर छूकर उसके गुलाल वहाँ रख दिया पैर पर। तो बाबूजी ने कंधे से को पकड़ा, उठाया, कहा नहीं गुलाल की ये जगह नहीं है, गुलाल यहाँ लगाइए। फिर बाबूजी ने गुलाल लेकर उसके मुंह पर लगाया और जब उसके मुंह पर लगाया तो इतना वो एक्साइटेड हो गया, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि उन्होंने पूरा थाल से गुलाल उठाकर बाबूजी को भी खूब मला, खूब आया। और फिर उन्होंने कहा, तो बाबूजी ने कहा कि गुलाल ये है और अब आपको ये मिठाई जो अम्मा ने बनाई है वो खिलाऊंगा मैं, और उनको खिलाया। तो बाबूजी ने जब देखा तो काफ़ी भावुक हो गए थे। वो जब चला गया तब मुझसे बाबूजी ने कहा, मेरे बहुत प्यार करते थे मुझे, काफ़ी करते थे। मैं अब रियलाइज़ करता हूँ कि बहुत चाहते थे मुझे, चाहते सबको ही थे, हमारे सब भाइयों को बहनों को, लेकिन मुझे कुछ विशेष मिल जाता था प्यार। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि सुनील काश हमारा देश हर दिन होली की तरह हो, हर व्यक्ति बराबर, सब उसको बराबर का समझे, बराबर के साथ से समझे। तो बहुत बड़ी बात कही, बहुत गहराई वाली बात कही। आप देखें कि उस समय उन्होंने होली की तुलना की कि ऐसा क्यों ना हर दिन ऐसा हो जी, जब हम सब अक्सर हम अपने भेदभाव भूल जाते हैं पर्वों के समय। जी, तो वही बाबूजी का था बोला। तो मैं मानता हूँ कि बहुत एक यूनिक पर्सनालिटी थे जी, और बिल्कुल थे। खूब लिखा गया है उन पर, खूब पढ़ा गया है उन्हें, और एक एक घटना ने, उनके जीवन की एक एक घटना ने प्रेरित किया है आम लोगों को भी, और जो राजनीति के अमिट हस्ताक्षर रहे हैं उन्हें भी। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे किसी परिजन का देहांत होता है तो वो जो पीड़ा है हमें कुछ ज़्यादा ही समझदार भी बना देती है। अक्सर हमारी उम्र उस पल में कुछ बढ़ जाती है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप तो चहेते भी थे उनके और सभी कुछ उनसे सीखते भी थे, और सिर्फ आपके नहीं थे, पूरे देश के थे। तो जब वो पल आया, जब आपने उन्हें खो दिया, तो एक तो किसी भी संतान के लिए पिता का साया सर से उठना वो एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसकी भरपाई उम्र भर नहीं हो सकती। ऊपर से आपके जीवन के वो एक प्रेरक व्यक्तित्व भी थे जिनसे आप बहुत कुछ सीखते थे। तो अचानक से उनके चले जाने के बाद का वो जो पल है, उसमें सुनील शास्त्री में क्या बदलाव हुआ? सबसे पहले तो मेरे जो बाबूजी का ये निधन हुआ
तो उसके बाद मुझे आखिरी समय तक ये नहीं मालूम था कि बाबूजी नहीं रहे। जी। मैं उस समय गया हुआ था मध्य प्रदेश के दौरे पर, मध्य प्रदेश गया था। बाबूजी ने मुझसे कहा था कि हम ताशकंद जा रहे हैं और सुनील तुम्हारे पास समय है, तुम जाओ वहाँ मध्य प्रदेश। वहाँ मैं टीपी मिश्रा जी जो मुख्यमंत्री थे उनसे मैं कहूँगा, वो तुमको बात करेंगे। और शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ पे जो बाद में राष्ट्रपति बने, वो वहाँ पे मंत्री थे उस समय मध्य प्रदेश सरकार के। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहूँगा कि तुम्हारा तो ध्यान रखेंगे, तो तुम लोगों से मिलो, गांव में जाओ, सब जगह जाओ, समझो। और जब जाओगे तो एक काम करना कि राष्ट्रीय रक्षा कोष, नेशनल डिफेंस फंड के लिए जरूर कुछ ना कुछ धनराशि इकट्ठा करना, देश के लिए काम करना, तुम्हारे मन में है देश के लिए करना, ऐसा उन्होंने कहा। तो यानी आपके सपने को एक दिशा देनी उन्होंने शुरू कर दी थी। एक तरह का प्रशिक्षण आपका शुरू हो चुका था। तो उन्होंने कहा करो, तो मैं कहा ठीक। मैं गया तो वहाँ गया तो हम लोग कलेक्ट कर रहे थे और मुझे याद है हर जगह जहाँ जहाँ जा रहे थे हमको अच्छी धनराशि मिल रही थी कि जो लोगों की तरफ से आ रहा था कि भाई राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए शास्त्री जी को आप दे दीजिएगा। मैंने सबसे कहता था अपने भाषण में, टूटे फूटे भाषण में अपना कहता था मैं कि भाई मैं बाबूजी ने काम दिया है मुझे, तो मैं करने के लिए आया हूँ और जो भी धनराशि मिलेगी वो मैं बाबूजी को जाकर दूंगा और आप सबका वहाँ बताऊंगा कि मैं इस गांव में गया, इस गांव में गया, इस गांव में गया, ऐसे करता हुआ। तो लोग बड़े खुश होकर देते थे जो जाता था। तो आखिरी जो मेरा कार्यक्रम था विदिशा में था। तो विदिशा में जब मैं गया तो विदिशा में लोगों ने बहुत दिया जी। और मैं तो सोच रहा था कि बाबूजी से मैंने कहा, पूछा था कितना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई 10,000, 20,000, 30,000 जो भी हो ले आना। और मैं तो 3 लाख के करीब कलेक्ट कर चुका था जी। इतने दिनों में। तो मतलब मैं तो बहुत खुश था कि आज तो मैं तब जाऊंगा 3 लाख रुपए बताऊंगा बाबूजी को, तो बाबूजी बहुत खुश होंगे। तो ऐसे सोच के मैं जाके अपना लेट गया था। जब लेटा है तो उसके बाद मुझे बगल वाले कमरे में लगा कि कोई रो रहा है। तो मैं समझ नहीं पाया कौन रो रहा है। तो फिर देखा तो शंकर दयाल शर्मा जी जो हमारे लोग के साथ थे, वो बहुत रो रहे थे फूट फूट के। तो मैं गया उनके पास में पूछने के लिए क्या हुआ। तो उन्होंने कुछ ने कहा, कुछ ने बेटा, कुछ ने प्यार किया मुझे, कहा जाओ तुम सो जाओ, फिर कल बात करेंगे सुबह। तो मैं आ गया फिर अपने कमरे में। तो हमारे साथ गवर्नर थे उस समय केसी रेड्डी जी। तो केसी रेड्डी जी के लड़का, वो मेरा दोस्त था सुदर्शन, वो हमारे साथ कक्षा में पढ़ता था। तो सुदर्शन ने मुझसे कहा कि कल हम लोग को शायद चलना पड़े वापस, हमको राजभवन जाना है तुम्हारे, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि केसी रेड्डी साहब की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा कि उनकी तबीयत ज़्यादा तो खराब नहीं हो गई, क्या बात हुआ, क्यों ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आ गए। दूसरे दिन हम लोग सुबह उठे और हम चले आए राजभवन। अब जब राजभवन आ रहे थे तो मैं, देखिए छोटा था लेकिन फिर भी दिमाग मेरा था काफी था। मैंने सोचा कि देखो गवर्नमेंट बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग हाफ मास्ट पे तो फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब फ्लैग तो नहीं चल रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं कि हाँ झुक गया हो झंडा, जो कि शोक का एक संकेत मैंने सोचा केसी रेड्डी साहब, गवर्नर साहब की कुछ तबीयत खराब थी, कहीं उनका कुछ हो गया। तो मैं वही सोच रहा था कि गवर्नर साहब को कुछ हुआ। तो मैं वहाँ देखता हुआ जा रहा था। तो जब मैं राजभवन पहुँच गया तो राजभवन पहुँचता तो वहाँ पे हमारी गवर्नर साहब की वाइफ, जिनको मैं आंटी कहता था उसमें, तो मैंने कहा, तो उन्होंने देखा मुझे और चिपका लिया मुझे। तो मैं समझा कि कुछ बात है। तो उन्होंने कहा कि सुनील तुम्हारी दादी की डेथ हो गई। उन्होंने कहा मुझसे तुम्हारी दादी की डेथ हो गई। तो जब दादी की डेथ हुई तो मेरे लिए तो पहली डेथ थी घर में, परिवार में। तो मैं रोने लगा। तो उन्होंने पकड़ा मुझे, कहा नीचे ऐसी बात नहीं, तो चलो कल तो मेरे चीफ मुख्यमंत्री जी तुम्हें ले जाएंगे दिल्ली जी। तो उन्होंने वैसे कहा। तो मुझे मुख्यमंत्री साहब के पास जब सुबह पहुंचा एयरपोर्ट तो गए तो सब अखबार सब हटा दिया था मेरे सामने से, कहीं पे भी कोई रखा नहीं था जी कि जिससे मुझे पता चले। तो वहाँ मैं देखता रहा लेकिन नहीं पता चला। फिर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठो और चलो और हम लोग चलते हैं दिल्ली। तो हम लोग दिल्ली गए। तो हम यही सोच रहे थे कि दादी की डेथ हुई है, मुख्यमंत्री सब लोग सिंपैथाइज करने के लिए जाने जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं। तो उसके बाद जब हम चले वहाँ से, तो दिल्ली जब आए तो दिल्ली में भी भीड़ थी रखी हुई थी, तो काफ़ी भीड़ थी। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं तब भी नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि दादी की डेथ हुई है, लोग आए हैं बाबूजी के साथ सिंपैथाइज करने के लिए। फिर वहाँ से हम घर आए और घर में जब मेरे भाई, हरी भाई, अनिल भैया, सब लोग अम्मा की तरफ जाने लगे, जहाँ अम्मा थी वहाँ लेटी हुई बरामदे में पीछे। तो जब मैं वहाँ गया और मैंने अपने अम्मा को देखा, उनका वो लाल टीका मिटा हुआ और वो ऐसे उठकर उठी और मुझे पकड़ा, तब मैंने समझा, तब समझ में कि बाबूजी की डेथ हो गई। मतलब आई वॉज द लास्ट पर्सन, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, सबसे आखिरी व्यक्ति हूँगा मैं इस देश का जिसको पता चला होगा कि शास्त्री जी की डेथ हुई। क्योंकि मैंने अम्मा को देखकर इस बात को एहसास किया। बहुत रोआ मैं, बहुत तबीयत खराब हुई मेरी, लेकिन जो था। तो मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी दुर्घटना मेरे जीवन की, वो सबसे बड़ी की दुर्घटना थी। और उसके बाद तो दादी भी गई, फिर बाद में अम्मा भी गई, तो गए सब लोग। लेकिन जो बाबूजी का जो धक्का था वो लगा मुझे बहुत। लेकिन उसने एक बात मेरे अंदर दृढ़ संकल्प मैंने किया कि मैं ज़रूर राजनीति में जाकर लोगों की सेवा करूंगा, जो भी हो सकेगा, जितना भी कर सकूंगा करने की चेष्टा करूंगा, हमेशा प्रयास करूंगा। और मैंने बाबूजी की उस बात को मानते हुए मैंने बहुत कुछ किया। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मेरा समय निकला। और आज भी मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब तक आपके अंदर शक्ति है, जागृत आपके अंदर जागृत करने की शक्ति है, तो आपको अपना पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप करेंगे तो शायद मुझे लोग भी ये कहें कि हाँ, सही में लाल बहादुर शास्त्री का बेटा सुनील है। अगर इसे मान लेंगे तो मैं समझूंगा मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मेरे जीवन की। जी, और शायद यही वो धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लाल बहादुर शास्त्री जी की धरोहर को साथ लेके चल सकते हैं, उनके मूल्यों को साथ रखना। जी, आपने बहुत कुछ लिखा भी है। क्या आपकी कोई ऐसी रचना है जो आपने बाबूजी को समर्पित की है? बाबूजी को मैंने समर्पित क्या किया है, मैंने बाबू जो कुछ लिखता था मैं हमेशा, अम्मा हमारी बहुत भजन लिखती थी, बहुत। तो अम्मा तो भजन बहुत लिखती थी और बाबूजी को सुनाती थी। तो बाबूजी बहुत मजे में सुनते थे, मुझे याद है। तो सब को लगा कर अभी तो मैंने कुछ संगीत उसमें देता, मेरे एक शौक था, अम्मा से ही सीखा मैंने। प्रेरणा अम्मा ही थी हमारी गाने में, गीत लिखने में। तो गीत तो मैंने बहुत लिखे, अच्छे गीत लिखे, जिसको आशा भोसले जी ने भी गाया, जिसको कविता कृष्णमूर्ति ने गाया, कई सिंगर्स ने गाया हुआ है। तो उस समय मैंने लिखे हैं। लेकिन जो बाबूजी के प्रति जो मेरे थे, वो मैं तो यही कहता था बाबूजी, क्योंकि उनका ये था कि वो भी कहते थे कि सारी वसुधा कुटुंब मानकर चलना धर्म हमारा। वो ऐसे कहते थे हमेशा कि भाई कर हम लोग को एक साथ चलना चाहिए, सब कुटुंब बनाकर तो सारी वसुधा कुटुंब मानकर चलना धर्म हमारा, हम हैं केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। तो ये पंक्तियां मैंने लिखी थी और उसको संगीत बनाकर एक गाना भी लिख दिया था मैंने, सिंगर से लिखा। बेहद प्रेरक पंक्तियां। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप तो पिताजी के अनुयायी, लेकिन जो पिताजी थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के मूल्यों को लेकर साथ चलते थे। तो अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी से जुड़े कौन से प्रसंग आपको प्रेरित करते रहे, कौन सी उनसे जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जो आप हमसे, हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि गांधी जी को तो मैंने देखा नहीं, न गांधी जी के बारे में जब उनके निधन के बाद ही मैं पैदा हुआ और तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना। लेकिन
एक बात जरूर मैं कहूँगा और स्पष्ट रूप से कहूँगा और लोगों से भी कहूँगा और लोगों से भी ये निवेदन करूँगा कि वो भी इस मेरी बात को सुने और मेरी बात को माने। बाबूजी ने मुझसे, जब मैं बड़ा हुआ, जब 16-17 साल के साथ उनके साथ था, तो बाबूजी ने मुझसे हमेशा कहा, सुनील, हमेशा जीवन में सत्य बोलना। और मैं समझता हूँ गांधी जी भी सत्यवादी थे जी। और वो बहुत प्रेरणा उनको अगर मिली तो अपनी माँ से मिला, जो माँ उनकी हमेशा रिलीजियस माइंडेड, धार्मिक थी और वो हमेशा सच्चाई की तरफ गांधी जी का ध्यान देती थी कि सच्चाई, सच बोलो, अच्छा काम करो। तो प्रेरणा, इंस्पायर जो किया गांधी जी को, वो उनकी माँ ने किया जी। और माँ ने किया तो गांधी जी ने उसी पर लागू रहे और उसी तरह से उन्होंने हर एक अनुयायी को अपने उन्होंने सच बोलने के लिए कहा। और बाबूजी ने एक सच्चे अनुयायी के रूप में सच्चाई की बात की उन्होंने, और उन्होंने मुझसे कहा, सुनील, तुमको अगर राजनीति में आना है और आगे बढ़ना है तो हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। एक सच्चाई को बचाने के लिए तुम कुछ नहीं करना है। सच बोला तुमने तो सब लोग तुम्हें बहुत, तुम्हारी वाहवाही करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो मैं सच बोलने की चेष्टा मैंने हमेशा की। बाबूजी, गांधी जी के प्रेरणा ली और उन्होंने मुझसे कहा, गांधी जी को पढ़ो। शास्त्री जी ने मुझसे ये कहा, और वो मैं लोगों से भी कह रहा हूँ, आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि गांधी जी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे समझना है, तो गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा आपको। और गांधी जी को पढ़ने के बाद ही आप देश के एक सच्चे नेता बन सकते हैं, देश के सच्चे रखवाले बन सकते हैं। जी। महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है कि अपने समय से बहुत आगे की उनकी सोच थी और इसीलिए वो हर युग में, हर परिवेश में प्रासंगिक रहे हैं। आज हमारी पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे प्रसंग हैं गांधी जी से जुड़े हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े हुए। जब आप विद्यालय जाते थे, क्या उस समय पाठ्य पुस्तकों में गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था? उस समय आपका क्या माध्यम होता था गांधी जी की शिक्षा के बारे में जानने का? गांधी जी के बारे में मुझे याद है कि ज़्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि बाबूजी ने मुझसे बहुत, जब उनके ताशकंद में डेथ हुई उससे पहले, वो हमेशा मुझसे जब यहाँ मिलते थे, लोग बात करते थे, तो मुझसे ज़रूर कहते थे, बाबूजी, शास्त्री जी कहते थे कि गांधी जी को तुमने पढ़ा कि नहीं? मैंने तुमको बताया, तुम पढ़ा तुमने कि नहीं? तो मैंने कहा पढ़ा बाबूजी। तो उन्होंने कहा क्या तुमको लगता है? मैंने कहा उनका यही लगता है कि सच्चाई बोलना चाहिए, अहिंसा को आप मतलब बिल्कुल सबको क्वाइटली, नॉन वायलेंस के माध्यम से अपने जो बात कहते थे वो, कि उसी में सच्चाई के साथ अगर आप कहेंगे तो उसका वजन और बढ़ेगा। तो उन्होंने इस तरह की बातें बाबूजी ने कही थी, तो वही गांधी जी की प्रेरणा मुझे उससे मिली। और मैं समझता हूँ कि आज भी हम सब लोग कुछ भी कह रहे हैं, गांधी जी को तो हम मानते हैं कि भाई महात्मा गांधी थे। और देखिए मैं तो कोइंसिडेंस समझता हूँ, कितनी बड़ी बात समझता हूँ कि गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन एक ही दिन निकला, 2 अक्टूबर। उसके बाद देखिए दोनों ने सच्चाई के रास्ते को पकड़ा और उस पर आगे बढ़े। तो बहुत निकट के था संबंध बाबूजी का उनके साथ। जी। और आप छात्र जीवन से ही, जैसा कि आपने बताया, कि सक्रिय रहे, तो जब आप आसपास लोगों से मिलते थे, उनमें से आपको कोई ऐसा प्रसंग याद आता है जो अक्सर लोग गांधी जी के बारे में उस समय बात करते हों? हाँ, बाबूजी कहते थे हमेशा, मुझे याद है कि गांधी जी के लिए उन्होंने, जब भी बात होती थी तो यही कहते थे कि गांधी जी को हम लोग जितने बार भी जेल गए तो गांधी जी की प्रेरणा से गए, और गांधी जी ने हमको बताया। और उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा उन बात को कहा कि भाई देखो, बिल्कुल नॉन वायलेंस कहीं पर भी कुछ नहीं था, आपको बिल्कुल सच्चाई से झुककर आप लोग को अपना देश के प्रति वो करना होगा। तो बाबूजी बहुत ज़्यादा गांधी जी के अनुयायी थे भाई, उनका तो कैसे कहा जाएगा। जी। और
प्रार्थना सभा जो करते थे महात्मा गांधी, उसे तो याद किया जाता है बार बार, और उस दौरान की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो जो हमारा आर्काइव है वहाँ भी मौजूद है। और हमें अच्छा लगता है ये बताते हुए सभी को कि आकाशवाणी परिसर में, हमारे भवन में एक स्टूडियो जो है वो महात्मा गांधी को समर्पित है, क्योंकि महात्मा गांधी एक बार आए थे आकाशवाणी और यहाँ से उन्होंने संबोधित किया था देशवासियों को, और उस समय जो उनके विचार थे उन्होंने हमारे माइक के माध्यम से साझा किए थे। तो वो माइक हमने संजो कर रखा है। ये स्टूडियो जिसमें इस समय हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये स्टूडियो समर्पित है उन्हें। मैं बहुत बापू अपने स्टूडियो आप को के नाम से। सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। जी। मैं समझ रहा हूँ कि आज मुझे गांधी जी से आकाशवाणी ने भी जोड़ दिया है। जी। मतलब इस स्टूडियो में आकर मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ कि देखिए मेरे लिए पूरा मंदिर की तरह है, मंदिर की तरह है, मेरे लिए पूजनीय है कि यहाँ पर मुझे आज मौका मिला है यहाँ लेकर। अभी जैसे आपने जिक्र किया, जब लाल बहादुर शास्त्री जी आपसे कहते थे कि देश को समझना है या अगर कभी सेवा से जुड़ना है तो गांधी जी को पढ़िए, क्या उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रसंग आपसे साझा किया जो बातचीत कहीं रही हो और जिस पंक्ति ने लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रभावित किया हो? कभी कोई जिक्र उन्होंने गांधी जी के बारे में आपसे किया, आपको याद है? बाबूजी ये जरूर कहते थे कि देखो जो भी कदम गांधी जी का बढ़ता था आगे वो देश के लिए बढ़ता था जी, और जो भी आगे करते थे वो देश के लिए करते थे और देश के साथ साथ मानवता के लिए करते थे। ही वॉज वेरी एडमेंट। बाबूजी बहुत इस बात को मानते थे कि इंसानियत के महत्व को बहुत कहते थे कि गांधी जी हमेशा इंसानियत की बात करते थे कि भाई किसी को अलग नहीं है, हम लोग चाहे कोई भी धर्म के, देखिए बिल्कुल उन्होंने किसी को जाति बात पर नहीं उन्होंने रखा, सबको। उनका सबसे बड़ा था, आप देखें कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि अनटचेबिलिटी को दूर करने का उन्होंने शपथ ली। तो ये तो बड़ा गांधी जी का एक अलग था। तो गांधी जी महात्मा के नाम से इसलिए तो जाने जाते हैं जी। और बाबूजी को मैं समझता हूँ कि एक सच्चे अनुयायी के रूप में आज देश उनको भी बहुत मानता है कि गांधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप में शास्त्री जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। तो कभी जन्म तिथि को लेकर कोई बात हुई? कभी ऐसा कोई प्रसंग हुआ कि 2 अक्टूबर को जब बाबूजी का जन्म दिवस था, कभी ऐसी कोई बात हुई कि दोनों की तिथि एक है? नहीं। अच्छा, उन्होंने मानते ही नहीं थे, बाबूजी कहते ही नहीं थे कभी 2 अक्टूबर का। अच्छा। हाँ, वो तो जब वो प्रधानमंत्री बने और जब वो आए तब उन्होंने कहा कि लोगों ने माना और 2 अक्टूबर को आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं, शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा। लेकिन वो हमेशा शायद अम्मा से कहा हो, हमारे मदर से, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अम्मा ने भी कभी ऐसा नहीं कहा हमें। तो ये बात जरूर जो हम अभी बात कर रहे हैं, गांधी जी ने जो मूल्य हमें दिए, इसीलिए हम आज भी स्वच्छता दिवस जो है वो हम मनाते हैं। और 2 अक्टूबर अब एक विशेष जयंती के अतिरिक्त देश भर को स्वच्छता का संदेश भी देती है ये तिथि जो है विशेष। आप आज युवा पीढ़ी को जब देखते हैं और अलग अलग जो वो कार्य क्षेत्र में है, राजनीति में है या अलग कार्यों से जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी आपसे संवाद करता है तो वो गांधी जी की कौन सी बातें आपसे जानना चाहते हैं या लाल बहादुर शास्त्री जी के क्या प्रसंग वो आपसे उस बारे में बात करते हैं? जो हमारे से लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स अगर मुलाकात होती है जी, तो वो जरूर ये पूछते हैं कि शास्त्री जी अगर होते तो आज क्या करते, गांधी जी अगर आज होते तो क्या करते। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि गांधी जी हों चाहे शास्त्री जी हों, अगर उन दोनों के हम मान के चलें कि एक दूसरे के साथी के सहयोगी के रूप में काम किया हम लोगों ने, आगे बढ़े, तो हम लोग का दायित्व बन जाता है कि जो उन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो उन्होंने किया उसको हम लोग अपनाने की चेष्टा करें, कोशिश करें। जैसे कि स्वच्छता, आज आप कहते हैं सफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर अनटचेबिलिटी, कोई छूत अछूत नहीं है, सब हम लोग बराबर हैं। और आज यही मैं सोचता हूँ कि वो सफाई कर्मचारी को जिस तरह से बाबूजी ने गले में, उसके गाल में गुलाल मला, वो कोई दूसरे साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो बाबूजी ने किया, वो गांधी जी के अनुयायी के रूप में किया
और आज हम सब लोग उन सब की बातों को सोचकर हम लोग को ये आज एक प्रण ले लेना चाहिए, आज संकल्प कर लेना चाहिए, इस बात कर लेना चाहिए कि हम सब आज पूर्ण रूप से एक सच्चे अनुयायी के रूप में गांधी जी के और शास्त्री जी के हम लोग चलें, आगे बढ़ें और देश को आगे ले जाएं। जी, आपने बहुत ही प्रेरक प्रसंग एक तो हमारे साथ साझा किया, और ये जो बात आपने कही कि उनके मूल्यों को याद रखना, उनकी कही हुई बातों का अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्चा प्रेम है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हम ये आशा करते हैं कि हमारे सभी श्रोता इस बातचीत से लाभान्वित हुए होंगे, और जो आपने कहा कि हमें ये प्रण ले लेना चाहिए, तो इस प्रण में हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल होंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो शिक्षा रही है, हम सबको जो संदेश है उनके और गांधी जी के संदेश हैं, उन्हें हम याद रखें और अनुसरण भी करते रहें। सुनील शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, एक सामाजिक कार्यकर्ता आप रहे हैं, राजनेता आप रहे हैं, कवि लेखक आप रहे, संवेदनशील हृदय जो सबके बारे में सोचता है, और साथ ही आपने एक सुपुत्र के नाते अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हमसे साझा किए। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं आकाशवाणी का ऋणी हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाकर मेरे सम्मान में एक रिकॉर्डिंग की है। ये शायद एक यादगार के रूप में आने वाले समय में मिलता रहेगा, दिखता रहेगा, लोगों को पता चलेगा, और जितने लोगों को पता चलेगा शायद उतना ही मैं बाबूजी के सच्चे पुत्र के रूप में वहाँ पे लोगों के सामने पहुँच पाऊँगा। जी, यही कामना हमारी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। यादें शास्त्री जी की। अभी आप भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी से की गई नीलम मलकानिया की यह बातचीत सुन रहे थे। प्रस्तुति जसबीर कौर सेखों की।